आज हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। देखिए, इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है या ये लॉ क्यों आया। जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो वो सिंपली एक वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन होता है जो सिंपल एक रजिस्टर्स के अबाउट ही बताया जाता है। अब कोई भी आप इलेक्ट्रिक सर्किट ले लीजिए, उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। तो जैसे एक कॉम्प्लेक्स सर्किट हमें मिलता है तो वहाँ पर ओम्स लॉ प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता, तो उसके लिए हमें एक किरचॉफ लॉ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो करंट और वोल्टेज के बीच में एक एक्यूरेट रिजल्ट देता है कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। कहीं कहीं इसे किरचॉफ लॉ भी कहा जाता है। इसमें दो रूल होते हैं। सबसे पहला होता है जंक्शन रूल, रूल 1। जंक्शन लॉ, ठीक है, और इसको हम करंट लॉ भी कहते हैं। और करंट लॉ ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। इसका कहना यह है कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट meeting at a junction is 0। कहने का मतलब, जैसे सर्किट है, कोई एक पॉइंट ले लिया है ना, सर्किट में कोई एक पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट पे बहुत सारी करंट आ रही होंगी या जा रहा होगा, ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही जंक्शन पे बहुत सारे करंट का इस तरह से रूल चल रहा है। मतलब स्कीमेटिक डायग्राम है। जैसे मान लीजिए ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, ये I5 हो गया, ये I6 हो गया, ठीक है। ये मैंने रफली बना लिया कि इस जंक्शन पे, ये जंक्शन है आपका A इज एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ए पॉइंट आपका कोई जंक्शन है और उससे बहुत सारी करंट आ रही हैं या जा रही हैं उस जंक्शन से हो करके, तो किरचॉफ का कहना है कि इन सारे करंट का सम इस पॉइंट पे 0 होगा। मतलब यहाँ पे था आपका सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये होगा कैसे, सिग्मा आई 0 हुआ तो इसको समझना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जैसे ये जंक्शन है, इसमें बहुत सारी करंट आ रही हैं या जा रही हैं, तो इस जंक्शन पे नेट करंट 0 किस तरह से है, ओके। तो अब आप ये देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा बता दूं कि जैसे एक सिंपल सर्किट से हम पहले समझते हैं इसको। जैसे ये एक सेल है, ठीक, और यहाँ से दो रजिस्टर, जैसे ये सेल है, इससे आपने यहाँ पे दो रजिस्टर मान लो बना दिया। एक रजिस्टर ये वाला हो गया और दूसरा रजिस्टर ये हो गया। मैं ये बना रहा हूँ इसको समझने के लिए कि एक सेल से दो रजिस्टर मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अब सेल आपका आई करंट दे रहा है, तो ये आई करंट इस जंक्शन पे आके, इसको दो रजिस्टर मिल रहा है, ये R1 है और ये R2 है, तो ये करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसका एक पार्ट इधर जाएगा, मान लो वो I1 हो गया, और दूसरा पार्ट इधर जाएगा जो बचा हुआ होगा, तो I माइनस I1 ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो इस पॉइंट पे ये एक जंक्शन हो गया, इस सर्किट का एक जंक्शन हो गया। तो इस जंक्शन पे I1 आ रही है और इसका बचा हुआ पार्ट I माइनस I1 उधर जा रहा है। किरचॉफ लॉ जनरली कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए यूज़ की जाती है, और इसमें आपको ये देखना होता है कि जब ओम्स लॉ क्या होता है, हमारा एक प्रॉपर सिंपल सर्किट के लिए यूज़ होता है जहाँ पर एक रजिस्टर ही है, तो उसके लिए वो सफिशिएंट होता है। लेकिन जैसे ही हमारी कॉम्प्लेक्स सर्किट आती है, मतलब एक से ज़्यादा रजिस्टर आ गया, सेल आ गया, तो किरचॉफ लॉ लगाना ज़्यादा यूज़फुल होता है, राइट। अब इस किरचॉफ लॉ को समझने के लिए हम क्या करेंगे, दो लॉ यूज़ करेंगे। एक होगा आपका जंक्शन लॉ और दूसरा होगा आपका वोल्टेज लॉ।
जंक्शन लॉ जो है वो करंट लॉ भी कहा जाता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसका थीम ये होता है कि सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। ठीक है, तो अगर मैं कोई एक जंक्शन ले लूं, जैसे कि ये जंक्शन है, ठीक, मान लीजिए आपके पास, समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सर्किट बना ही लेते हैं। जैसे एक रजिस्टर है R1 और दूसरा रजिस्टर है आपका R2, और ये सेल है। इस सेल से आपके अगर रजिस्टर कनेक्ट हो जाए इस तरह से, अब ये सेल मान लो यहाँ से I करंट दिया, तो इस पॉइंट पे करंट की 2 डिवीज़न होनी चाहिए, क्योंकि 2 रजिस्टर हैं या फिर 2 वायर हैं। तो R2 में जो करंट गया वो I2 हो गया, R1 में जो करंट गया वो I1 हो गया। फिर ये I करंट इधर आएगा, ये I2 इस तरफ से होते हुए इधर आएगा, और इस जंक्शन पे दोनों ऐड होकर आपका फिर I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो I करंट ही यहाँ पर डिवाइड हुआ था ना, मतलब I को आपने क्या लिखा, I1 प्लस I2। ठीक, अब अगर मैं इन सबको इधर ले जाऊं तो क्या दिखेगा मुझे, I माइनस I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ क्या, यहाँ पर इस जंक्शन पे 3 करंट है, एक इनकमिंग है, 2 आउटगोइंग है। ठीक है, तो तीनों करंट का सम क्या निकला आपका, 0। तो जंक्शन लॉ यही कहता है कि सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। अब मैं इसको सिंपल वे में ऐसे समझा सकता हूं, जैसे ये कोई जंक्शन है, अब इस पे एक करंट आया I1, एक करंट आया ऐसे I2, एक करंट इधर चली गई I3, और एक करंट इधर आ गया आपका I4, फिर एक करंट इधर आ गया आपका ऐसे I5। तो एक पार्टिकुलर कोई जंक्शन है A, यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी करंट जा रही है। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है आपका जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ, वो ये कहता है कि सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। तो ए जंक्शन पे अगर मैं रूल लगाऊं, है ना, सारी वैल्यूज की वैल्यू लगा दूं, तो कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये जितने भी करंट हैं, I1 प्लस I2 प्लस जो सैंपल के मैंने लिया है, प्लस I3 प्लस I4 एंड प्लस I5, इन सब का सम क्या हो गया, 0। तो जंक्शन लॉ या करंट लॉ इसी इंफॉर्मेशन को बताता है। अब आपको यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि अगर हम सब का सम करेंगे, इस चीज़ को देखो, सारा अगर सम ही है तो ये 0 कैसे हो सकता है, सबकी तो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू होगी ना, नंबर होगी, तो ये 0 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कुछ इसमें पॉजिटिव होने चाहिए, कुछ नेगेटिव होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसमें, किरचॉफ के अकॉर्डिंग ए पॉइंट पे जितनी भी इनकमिंग करंट है, मतलब एट ए इनकमिंग करंट पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब एक कन्वेंशन मान लीजिए कि जंक्शन पे जो करंट आएगा वो पॉजिटिव होगा, और जंक्शन से जो आउटगोइंग करंट होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें कोई भी एक जंक्शन ले लिया, उस जंक्शन पे करंट इनकमिंग हो सकती है या फिर करंट आउटगोइंग हो सकती है। तो जितनी भी इनकमिंग करंट होगी वो पॉजिटिव कहलाएगी, और जो आउटगोइंग करंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखो इनकमिंग करंट क्या है आपकी, I1, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, अब हमको सम करना है, I2 क्या आपका इनकमिंग है, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। फिर सम करेंगे, I3 आउट गोइंग है, इस जंक्शन से बाहर जा रहा है, तो I3 क्या होगा आपका नेगेटिव। फिर I4 ये इस जंक्शन से बाहर जा रहा है, तो ये भी क्या होगा आपका नेगेटिव। I5 ये इनकमिंग करंट है, जंक्शन की तरफ आ रही है, तो ये क्या हो गया आपका प्लस I5। ठीक है, ये सारे करंट हैं, तो जितने भी इनकमिंग थे वो पॉजिटिव हो गए, जो आउट गोइंग थे वो नेगेटिव हो गए, और इनका सम हो गया 0। यही आपका जंक्शन लॉ है। तो हम इसे कहते हैं सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज
जीरो, एक जंक्शन पे आने वाले सारे करंट का सम जीरो होगा, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। ये क्या होता है? इसे हम लूप लॉ भी कहते हैं। मतलब हम किरचॉफ रूल या जो लॉ पढ़ रहे हैं उसका अब हम सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। तो रूल 2 और लॉ 2 है ना, ये है क्या आपका वोल्टेज लॉ है। दिस इज वोल्टेज लॉ, ठीक है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये जो वोल्टेज लॉ है ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब ये वोल्टेज लॉ है क्या आपका? देखिए स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं इसका, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। स्टेटमेंट क्या होता है सेकेंड लॉ का? द अलजेब्राइक सम ऑफ the algebraic sum of changes, the algebraic sum of changes in potential change in potential around any closed loop, around any closed loop involving resistors and cell and cells in the loop is zero। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर इसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ और आपको भी समझना है। तो सबसे इसमें क्या है आपका लूप लॉ, इसको हम वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। अब ये है क्या बेसिकली? द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप। इसका मतलब हो गया कि सर्किट में आप एक क्लोज लूप बनाइए और उस क्लोज लूप में रजिस्टर हो सकते हैं, सेल हो सकता है। तो जितने भी रजिस्टर हैं, जितने भी सेल हैं, उस क्लोज लूप में उस रजिस्टर और सेल के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चेंज का सम, अलजेब्राइक सम हमेशा जीरो होगा। मतलब हम इसे कह सकते हैं, पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए सब जगह का, जितने भी रजिस्टर हैं, ठीक है। रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह से कैपेसिटर हो तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह से सारे टर्म्स जितने भी सर्किट में आपके लगे हुए हैं कंपोनेंट्स, उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम एक क्लोज लूप में लें और फिर उसका सम कर दें तो वो क्या आ जाएगा आपका? जीरो। ठीक है, ये किरचॉफ लॉ है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और सिंपल वे में अगर मैं इसको लिखूं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, परफेक्ट लैंग्वेज ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल वे में लिख दूं तो स्टेटमेंट होगा आपका सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज जीरो, इन अ क्लोज लूप इज जीरो। ठीक है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट हुआ, लेकिन ये मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। ये आपको समझने में तो आसान दिख रहा है, लेकिन एक्यूरेट स्टेटमेंट यही था किरचॉफ का, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ये किरचॉफ लॉ है। लॉ मतलब लॉ होता है, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो जो साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया उसको एज इट इज़ हमें लिखना होता है एग्जाम में। तो स्टेटमेंट यही है, अलजेब्राइक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल्स इन द लूप इज जीरो। समझने के लिए हो गया, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज जीरो। दिस लॉ, वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। अब देखिए यहां पे क्लोज लूप होता क्या है। अगर क्लोज लूप की बात करें तो अब मैं डायग्राम के हिसाब से आपको बताऊंगा और आपको समझ में आएगा कि क्लोज लूप एक्चुअली में है क्या। तो जैसे मान लो मैंने एक सर्किट ले लिया, ये एक सेल ले लिया, ठीक, एक रजिस्टर ले लिया। पहले सिंपल सिंपल करके समझते हैं, ठीक है। एक सेल एक रजिस्टर ले लिया, है ना। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस मान लो ईएमएफ है E और इसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है। और ये I करंट दे रहा है ऐसे, ठीक है। मैं इसमें आपको सिंपल सर्किट लिया किरचॉफ लॉ समझाने के लिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले किरचॉफ लॉ नहीं लगाते हैं, सिंपल सर्किट है, ओम्स लॉ लगाते हैं। तो यहाँ से जब करंट जाएगा I, तो ये ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, IR, ठीक है। IR के बराबर होगा, ये आपने पढ़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाता हूँ मैं, वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ, इसको समझने के लिए। अभी हम सेकेंड लॉ ही समझ रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है, जैसे कोई पॉइंट ले लिया, जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया A, ये पॉइंट ले लिया B, ये पॉइंट ले लिया C और ये पॉइंट D, ठीक है। तो एक क्लोज लूप क्या कहलाएगा आपका, अगर मैं A से स्टार्ट करता हूँ तो A B C D A, है ना। तो ये क्लोज लूप हो गया, क्लोज लूप A B C D A, है ना। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गए, ठीक है। अब आप देखिए तरीका क्या है किरचॉफ लॉ लगाने का। आप ए लूप में घूमेंगे तो इस तरह से मुझे मूव करना है, तो A से स्टार्ट किया चलना, ठीक है। ये निगेटिव पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो जब मैं यहाँ से इसको क्रॉस करूँगा तो पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल चेंज क्या हो गया आपका, +E, क्योंकि माइनस से हम प्लस पे आए इसलिए प्लस हो गया। अगर ये उल्टा होता, इधर पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करने पे ईएमएफ हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, -E। तो इस लूप में जब हम लूप इक्वेशन बना रहे हैं, वोल्टेज इक्वेशन बना रहे हैं, तो आपका हो जाएगा ये +E। फिर करंट जब रजिस्टर से जाएगी तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो इसको -IR लिखेंगे, =0, है ना। वापस हम इस पॉइंट पे आ गए। तो यही आपका लूप इक्वेशन है, किरचॉफ लूप लगाया, इसको सॉल्व करोगे तो E=IR आया। ये वही इक्वेशन है जो हमने ओम्स लॉ से भी अप्लाई किया था। तो ये किरचॉफ सेकेंड लॉ मैंने आपको बताया एक सिंपल सर्किट लेकर के। हमारी पर्पस है कि हमें यहाँ पर एक पूरा का पूरा आपको इसको कॉम्प्लेक्स सर्किट में समझना है कि लूप लॉ होता क्या है, इसे हम अप्लाई कैसे करते हैं। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज जीरो, इसको समझना कैसे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर एक कॉम्प्लेक्स लूप लेते हैं। मान लीजिए इसमें मैंने बहुत सारे रजिस्टर और सर्किट ले लेते हैं, जैसे कि चलिए मैं खुद से लेता हूँ। जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी वैल्यू ले लिया E1, फिर एक नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी वैल्यू ले लिया E2, और यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर डाल दिया R2, यहाँ पर एक रजिस्टर ले लिया R1, ठीक, और यहाँ पर मैंने एक फिर EMF ले लिया E3 R3, ठीक है।
और ऐसे लूप बंद कर दिया। तो इसमें 3 रजिस्टर हैं और 3 सेल हैं। अब मुझे यहाँ पे इसमें ये समझना है कि क्या वैल्यू आएगी, लूप लॉक कैसे लगाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लोज लूप आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले तो नेमिंग करो ए, ठीक है, इस जंक्शन का नाम दे दो बी, इस जंक्शन का नाम दे दो सी, इस जंक्शन का नाम दे दो डी। तो ये पूरा डी हो गया। यहाँ पर नाम दे देते हैं ई, यहाँ पर नाम दे दिया एफ, यहाँ पर नाम दे दिया जी, है ना, ऐसे। तो अब क्लोज लूप का नेमिंग हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए, है ना, ये हमारी क्लोज लूप का नेमिंग हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो हमने पहले क्लोज लूप का नेमिंग करना सीखा। अब हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज 0। इस पूरे क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। अब बात ये आती है कि इसमें कौन सा सेल करंट देगा, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सारा इंटरकनेक्टेड है, तो करंट तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हो ना, कहीं भी कोई भी ब्रांच में अगर जो करंट आएगी तो उसी को ऐसे जाना होगा, या तो ऐसे जाए या फिर ऐसे जाए, मतलब इधर से ऐसे जाए या ऐसे आए, ठीक। वो करंट की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि करंट जो है इस तरह से आ रही है आई, ठीक है, एक आई करंट ऐसे पूरे सर्किट में चल रहा है, यूं, ठीक है, करंट ले लिया। अब हम क्लोज इक्वेशन बनाते हैं, लूप लॉ का जो इक्वेशन होगा वो बनाएंगे। तो स्टार्ट करो, किधर से, ऐसे चलते हैं, हम इस तरफ चल रहे हैं, हमारा जो कंडीशन है जाने का वो ऐसे है, ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो, यहाँ तो कोई रजिस्टर है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पर होगा, रजिस्टर के क्रॉस होगा, सेल के क्रॉस होगा, कैपेसिटर के क्रॉस होगा। तो जब हम ए से आगे बढ़े तो ये तो कुछ नहीं, वायर है, यहाँ से देखो यहाँ पे आए और फिर मुझे यहाँ जाना है। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आऊँगा तो मुझे कौन सा पोटेंशियल दिखेगा, बैटरी का या सेल का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जैसे ही हम इसको क्रॉस करके यहाँ चले जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, नेगेटिव पे आ गए, मतलब पॉजिटिव से हम नेगेटिव पे आ गए, ठीक। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है क्या आपका E1। तो इस जगह पहुँचने पे हम नेगेटिव पे आ रहे हैं, इसलिए ये पहली वैल्यू जो होगी हमारी माइनस होगी। ये बात समझ में है, मतलब इस सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस -E1 होगा, क्योंकि हम इस तरफ चल रहे हैं। अगर हम इस तरफ चल रहे होते तो ये +E1 होता। इतनी बात समझ में आ रही है। दिखना ये होता है हमेशा, मैं फिर से बताता हूँ, देखना ये होता है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे पहुँच रहे हैं तो ये EMF नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ो, यहाँ से देखो, अब हम यहाँ पे आए तो नेगेटिव टर्मिनल मिला। अब इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो किस जगह पे आ गए हम, पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गए। तो जब क्रॉस करके पॉजिटिव पे आ रहे हैं तो ये EMF क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो इक्वेशन हम लिख देंगे पॉजिटिव E2, ठीक है। अब देखो ये रजिस्टर है, यहाँ पे I करंट है और रजिस्टेंस है R2, तो इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी इस रजिस्टर की वो होगी IR2। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब बात ये होता है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप ये देखो, आप चल रहे हो इस तरफ, है ना, ऐसे चल रहे हो और करंट आ रही है इस तरफ, मतलब अगर आप करंट के अपोजिट आ रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस। बात समझ में आ रहा है। अगर ये करंट की डायरेक्शन उल्टी होती, इस तरफ ही होती, तो ये होता माइनस। मतलब हम चल रहे हैं इस तरफ और करंट हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिला तो ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस हो जाएगा, मतलब +IR2, ठीक। फिर आगे चलिए, यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे I करंट आया इस तरह से, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, IR3। तो जब हम इस तरफ से आ रहे हैं और करंट इधर से आ रही है, इसका मतलब हो गया कि फिर हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो ये वैल्यू फिर प्लस होगा। अब इस जगह आ जाओ, E3, पॉजिटिव से हम नेगेटिव पे आ गए तो ये हो गया -E3, क्योंकि नेगेटिव पहुँचे तो नेगेटिव पर है।
और फिर जब हम इधर आएंगे तो देखेंगे करंट ये आई आ रही है, तो फिर हम उल्टे ही जा रहे हैं, मतलब फिर प्लस आई R1 इज इक्वल टू 0। ये लूप इक्वेशन बना। ठीक है, तो किरचॉफ लूप इक्वेशन या लूप लॉ इसी तरह से हम बनाते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका किरचॉफ लॉ था। इसमें दो ही लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ आपका था करंट लॉ, वो क्या था आपका, सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। मतलब एक ही जंक्शन पे जितने भी करंट आएंगे उसका सम 0 हो जाएगा। मैं उसको फिर से बता देता हूँ। अब उसमें लॉ क्या होता है, जैसे ये कोई जंक्शन है ना, मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपको। मान लो ये कोई जंक्शन है, मैं फर्स्ट लॉ यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये जंक्शन है, इससे एक करंट आई, ये करंट आ रही है, तो ये वाली करंट हो जाएगी पॉजिटिव, इनकमिंग करंट पॉजिटिव। अब इससे अगर कोई करंट निकल जाएगी बाहर, आउट गोइंग हो गई, तो ये हो गया नेगेटिव। यही मैंने पहले भी बताया। फिर मान लो ये करंट आ रही है तो ये भी पॉजिटिव, फिर ये करंट ऐसे निकल रही है तो ये भी नेगेटिव। तो इस तरह से इस जंक्शन पे बहुत सारी करंट आ सकती हैं या फिर जा सकता है। अब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहेगा कि यहाँ पर टोटल सारे करंट का सम हम क्या करेंगे, 0, सिग्मा आई 0। ठीक है, तो सिग्मा आई 0 करने का मतलब क्या होगा, जो करंट आ रही है वो पॉजिटिव होगी, जो जा रही है वो नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सम 0। और यही फर्स्ट लॉ था। दिस फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व्ड है। यह लूप लॉ था। लूप लॉ में क्या था आपका, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया? तो सेकेंड लॉ बेस्ड है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। ओके, अब हम एक एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि इसमें हम लूप लॉ लगाएं तो लगाएं कैसे। राइट, तो चलिए लूप लॉ लगाते हैं। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, किरचॉफ लॉ तो आपने पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी में एक सर्किट लेते हैं और किरचॉफ लॉ अप्लाई करके देखते हैं कि ये बनेगा तो बनेगा कैसे। ठीक है, इसमें अप्लाई कैसे करना होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3.7। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या है कि डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच determine current in each branch of the network shown। ठीक है, अब देखो डायग्राम क्या है आपका, ये पॉइंट है ए, इससे एक सेल यहाँ पे है प्लस माइनस, ये है आपका 10 वोल्ट का, और इधर से करंट जा रही है आपकी ऐसे, ये है आपका I1। ठीक, यहाँ पर एक रजिस्टर है, ये है आपका 1 ओम, और इसमें इस तरफ करंट जा रही है I1, ये वही करंट है। तो एक स्ट्रेट लाइन में करंट तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, इसलिए I1 ही है। और ये पॉइंट फिर आगे जा कर के आपका हो गया पॉइंट C। ठीक है, इस C से ऊपर की तरफ एक रजिस्टर है यूं, और ये पॉइंट आ गया B। ये रजिस्टर की वैल्यू है 2 ओम, और इसमें जो करंट जा रहा है वो है I2 प्लस I3। ठीक, ये गिवन है सारी चीजें। फिर A से B आपका कनेक्टेड है यूं, ये 4 ओम है, और इसमें जो करंट जा रही है वो है I2। फिर आप नीचे देखो, नीचे एक रजिस्टर है,
ये है आपका 2 ओम का, और इसमें जो करंट जा रहा है वो है I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1। और ये जो पॉइंट आ रहा है आपका नीचे, ये है पॉइंट है D, और A से D को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ऐसे आएगा, एक रजिस्टर है, ठीक। ये रजिस्टर है 4 ओम का, और इसमें जो करंट जा रही है वो है I1 माइनस I2, है ना। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट है। और फिर एक और आपका ब्रांच है, यहाँ पर एक सेल है ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसको ऐसे जोड़ दी गई है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेल हो गया। इसकी वोल्टेज है 5 वोल्ट, और इस पॉइंट का यहाँ नाम दे दिया गया E। इधर करंट है आपकी I3, और इसमें भी करंट I3 ही होगा, क्योंकि ब्रांच तो ऐसे ही जा रही है ना, कोई डिवीज़न तो है नहीं, तो करंट चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, एक नेटवर्क दिया हुआ है। 4 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट, ये सब सही है। करंट देखते हैं I2। क्वेश्चन बनाने से पहले इस तरह से मुझे चेक करना होता है, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ। ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, यहाँ पर I2 प्लस I3, ठीक है। इधर I2 है, ठीक है। इधर I1 है, डायरेक्शन वगैरह सब चेक करना है, ठीक है। I1 इस तरफ है आपका I1 माइनस I2 4 ओम, इधर है I3, I2 प्लस I3 माइनस I1 2 ओम, ठीक है। मैंने क्वेश्चन को बनाया डायग्राम सर्किट का, और वेरीफाई भी कर लिया कि हाँ हमें दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें लूप इक्वेशन बनाना है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देखिए, लूप इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किरचॉफ का सेकेंड लॉ आपने पढ़ा था, उसमें क्या था, एक क्लोज लूप बनाना ज़रूरी है। तो क्लोज लूप कहाँ से आएगा, ऐसे क्लोज लूप आप समझते हैं कि जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पहुँच जाएं वापस। जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और वहीं पहुँच जाते हैं तो वो कहलाएगा आपका क्लोज लूप। तो इसमें बहुत सारे क्लोज लूप हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ज़रूरी नहीं कि हम सारा एक ही लूप लें, बनाने के लिए हम इसमें 2 लूप ले सकते हैं, 3 लूप ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, लेकिन सारे चीज़ें कवर्ड हो जानी चाहिए, ठीक। तो अब मान लो जैसे आपका नीचे वाला, जैसे इसमें देखो मुझे दिख रहा है कि एक लूप ये है ADCA, है ना। क्वेश्चन ये था कि डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच, ये जितना भी ब्रांच है ना, इन सब का करंट मुझे बताना है। जैसे इस ब्रांच में I3 है, इस ब्रांच में I2 प्लस I3 है, तो इन सब की वैल्यू बतानी है कि होगी कितनी, ठीक है। कहने का मतलब मुझे I1, I2, I3 इन सब की वैल्यू निकालनी है, और जब सब वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम हर ब्रांच का करंट का वैल्यू बता सकते हैं कि जैसे I2, I3 निकाल लिया तो इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो इस ब्रांच की करंट वहीं पता चल जाएगी, ठीक है। करना क्या, ये समझ में आ गया। लूप लॉ से बनेगा, ये भी आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए लूप लॉ के लिए क्लोज लूप लगाना जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप ये देखो कि आप कितने क्लोज लूप बना सकते हैं इसमें। सबसे पहले देखो ADCA एक क्लोज लूप हो जाएगा, ठीक है। ADCA एक क्लोज लूप हुआ। दूसरा लूप हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला, ठीक इसके ऊपर, ट्रायंगल के ठीक ऊपर ABCA, ABCA, मतलब हमने एक लूप ये ले लिया, एक लूप ये ले लिया, ठीक है। फिर एक लूप हमें यहाँ पर दिख रहा है BCDEB, BCDEB, है ना, BCDEB, ये एक लूप दिखा। तो हमने लगभग इस पूरे में अंदर की तरफ गया, मैं बाहर नहीं घुमा, मतलब अंदर अंदर एक क्लोज लूप ले लिया, अंदर का ये वाला, अंदर का ये वाला और अंदर का ये वाला। और अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो इन 3 के अलावा, क्योंकि इससे ज़्यादा लूप तो अंदर में पॉसिबल है नहीं,
यही 3 लूप हैं, 1 2 3, ये 3 क्लोज लूप हो गए। अगर मुझे इस तीनों लूप को सॉल्व करने से क्वेश्चन नहीं बना तो फिर हम बाहर बाहर का भी ले सकते हैं। मतलब एक लूप हम ये ले सकते हैं कि ए बी ई डी ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी ई डी ए, एक लूप ये भी हो जाएगा। तो ये सब क्या ना, जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी एक लूप ले सकते हो। कौन सा लूप? ए बी सी डी ए, ये भी एक बाहर का ऐसे पूरा एक सेक्शन। इन दोनों को मैंने अलग किया ना, चाहेंगे तो ये पूरा मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, ए बी सी डी ए। ठीक है, ये भी ऐसे भी एक लूप आ गया। क्लियर है? तो इतने सारे लूप पॉसिबल हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, अभी क्या है ना, आप सीख रहे हो तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा इसको पढ़ने में, समझने में, लेकिन जैसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन बना लेंगे तो आपको धीरे धीरे इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। आप समझ जाओगे कि हाँ, हमें बनाना कैसे है। ठीक है, तो बिगिनिंग है, जब तक आप 2 बार 3 बार खुद से रफ करेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम पहला लूप ले लेते हैं, जो मैंने यहाँ नाम दिया आपको ADCA, है ना। इसमें हम लूप लॉ लगाते हैं। तो लूप लॉ ये था ना कि क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो पहला लूप हमने क्लोज लूप लिया ADCA। अब इसका ऑर्डर फॉलो करो, आप ऐसे चल रहे हो, देखो ADCA, मतलब आप घूम रहे हो ऐसे, ये लूप हो गया। ठीक है, अब आप इसमें लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे आप A से D की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर है, और रजिस्टर के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा आपका? IR होता है। तो इस 4 ओम में करंट है I1 माइनस I2, तो आप लिखेंगे I इंटू आर, है ना। तो यहाँ पे I क्या है आपका? I1 माइनस I2 इंटू आर। तो R की जगह क्या आ गया? 4। अब ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी वो देखना है। तो देखो, करंट की डायरेक्शन है A टू D और आप चल भी रहे हो A टू D, तो जिस पाथ पे चल रहे हो अगर उसी पाथ में करंट भी चल रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। ये तरीका है। क्लियर है? ये क्यों है, अगर आप इसको समझना भी चाहते हो तो मान लो इसकी जगह एक सेल रख दो ऐसे, है ना। करंट मान लो हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव हो गया ना। ठीक, चलिए अब हम किधर जाएंगे? D टू C। तो जैसे हम D टू C जाएंगे तब मुझे सिर्फ एक रजिस्टर मिल रहा है। अब इस रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया? ये करंट इंटू मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो ये पहले वैल्यू लिख देते हैं, 2 मल्टीप्लाई IR, ये I2 प्लस I3 माइनस 1। अब हमें ये देखना है कि ये वाली वैल्यू, ये जो पूरी आई है, ये प्लस होगी या माइनस होगी। तो जैसे आप D से C की तरफ जाएंगे तो आप एक्चुअली में करंट के अपोजिट आ रहे हैं। तो जैसे ही करंट के अपोजिट आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस। ठीक, अब देखो C से A जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो। करंट इधर है और आप चल रहे हैं इधर, तो I1 इंटू 1 I1। ठीक है, और ये जो बैटरी आपकी 10 वोल्ट की थी, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट। तब आप ये देखो, यहाँ से निगेटिव से पॉजिटिव पे आ गए, तो निगेटिव से पॉजिटिव आने का मतलब हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन फाइनली आपको क्या दिख रहा है? -4 I1 माइनस I2 प्लस 2 I2 प्लस I3 माइनस 1 माइनस I1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। ये लूप इक्वेशन मैंने बनाया, आप सबको समझ में आ गया होगा किस तरह से लूप इक्वेशन बनाया गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा और फर्दर मतलब सिंप्लीफाई करूँगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? सिंपल देखो,
मल्टीप्लाई करनी है, तो ये क्या दिखेगा आपको, -4, मतलब मेरा पर्पस क्या है ना कि एक ऑर्डर में लिखेंगे I1 I2 I3, उसके बाद जो भी नंबर है एक तरफ। तो देखो -4I1 यहाँ लिख दो, -4I1, माइनस माइनस +4I2 लिख दिया, फिर +2I2 +2I3 -2 -I1 +10 = 0। ठीक है, अब मैं इसको और फर्दर सॉल्व करूं तो मुझे क्या दिखेगा, एक -4I1 और I1, और कहीं I1 है नहीं, तो ये दोनों ऐड हो गया, क्या निकल के आया, -5I1। अब I2 को उठाओ, 4I2 2I2 कितना हो गया, 6I2। ठीक है, I2 का काम हो गया, +2I3 ये भी हो गया। अब देखो -2 +10 क्या हो गया, +8। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8। तो एक इक्वेशन आ गया आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, मुझे फिर से एक बार लूप लॉ बनाना पड़ेगा। तो क्या कहीं कुछ गलती हुई है मल्टीप्लाई करने में? लूप इक्वेशन तो सही था, फिर से देखते हैं। जैसे देखो ये 4 इंटू, है ना, देखिए ये आ रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, ऐसे ही चल रहे हैं, तो ये माइनस होगा, तो हम लिखेंगे -4I1 -I2, ये एक वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये तो प्लस हो जाएगा, +2I2 +I3 -1। ठीक है, फिर हम इधर जा रहे हैं तो ये हो गया -I1, और ये फिर हो गया आपका +10 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, ये -4I1 +4I2 +2I2 +2I3। अच्छा ये 1 नहीं है, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ये क्या आपका I1 है, I2 + I3 -I1 है ना, I2 + I3 -I1, तो 2I2 + 2I3 -2I1 फिर -I1 +10 = 0। यहाँ पे करंट आपका I2 + I3 -I1 ही है, और ऊपर I2 + I3 है। ठीक है, तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -4 -2 -1, तो ये -7I2 हो गया, सॉरी 7I1। अब I2 देखो, 4 2 6I2, ठीक है, +2I3। अब नंबर पे आ जाते हैं, सारे I1 I2 I3 ले लिया, तो ये हो गया आपका +10 = 0। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो मुझे क्या दिखेगा, ऐसे ही रहने दो, मैं बीच में यहाँ पे लिख देता हूँ एक इक्वेशन। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका -7I1 +6I2 +2I3 = -10। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, ये किरचॉफ लॉ मैंने लूप लॉ में बना दिया, ये फाइनली ऐसे आ गया। ठीक है, ये पॉइंट भी है। तो आपने देखा अभी कि एक लूप लॉ में बहुत ही केयरफुली हमें इक्वेशंस लिखनी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे लूप में, सॉरी। तो दूसरा लूप आपका क्या था, ABCA है ना, तो हमें इस ऑर्डर में चलना है। देखो नाम हमने क्या रखा है, ABCA ये नाम रखा है, तो आप चलेंगे भी इसी नाम के अकॉर्डिंग ही, जो आपने नाम रखा है ना उसी के अकॉर्डिंग चलना है। मतलब A से BCA, मतलब ये लूप आपका ये हो गया। ठीक है, अब आप देखिए
जब हम ऐसे चल रहे हैं तो करंट भी इधर ही चल रही है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -4I2। फिर यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं तो करंट भी इधर ही आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया IR, मतलब 2 इंटू I2 प्लस I3। और फिर यहाँ आने के बाद मुझे इधर जाना है, तो I1 इंटू 1, ये 1 ओम रजिस्टेंस है, तो ये भी आपका क्या हो गया -I1। ठीक, और फिर ये बैटरी है आपकी 10 वोल्ट की, तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे तो +10 हुआ, +10 = 0। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो I1 एक ही जगह पर है तो ये हो गया -I1, I2 कहाँ पर है, एक ये है -4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2I2, तो -4 और -2 -6I2। ठीक है, और -2I3, है ना, -I1 -6I2 -2I3 = -10। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, I1 + 6I2 + 2I3 = 10। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो 2 लूप मैंने बना लिए, 2 लूप से इक्वेशन आ गया, ये दोनों आपके सही आ रहे हैं, I1 + 6I2 + 2I3 = 10। ठीक है, दोनों लूप इक्वेशन आपका सही बना। तो आपको समझ में आ रहा है ये बना कैसे है, लूप इक्वेशन हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। अब आप आगे चलो, लास्ट लूप क्या था आपका, BCDEB, है ना, BCDEB ये वाला। तो देखो हम ऐसे चल रहे हैं BCDEB, मतलब ऐसे चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लूप का डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, तो लूप हो गया आपका BCDEB। अब इसमें इक्वेशन फॉलो करेंगे, तो जब आप इधर चलेंगे तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो -2I2 + I3। अब इधर आ जाओ, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो -2I2 + I3 -1। और फिर इधर चलेंगे, यहाँ तो कोई रजिस्टर है नहीं तो कोई वैल्यू नहीं आएगी हमारी, क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं ना, IR लेते हैं, यहाँ तो सिर्फ करंट है, R तो है नहीं, तो ये वैल्यू नहीं आएगा। अब ये सेल है, तो देखो माइनस है प्लस पे आ रहे हैं, और इसकी वोल्टेज है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे +5 = 0। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2I2 -2I3 -2I2 -2I3 -2, सॉरी ये फिर यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ये I2 + I3 -I1 है ना, मुझे I1 1 क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो -2I2 -2I3 -2I2 -2I3 +2I1 +5 = 0। ठीक है, ओके। अब आप देखिए I1 I2 I3 को एक तरफ करेंगे तो I1 आपका यहाँ है और कहीं नहीं है, तो ये क्या निकला आपका 2I1। ठीक, उसके बाद I2, तो ये -2I2 -2I2 क्या हो गया -4I2, फिर ये हो गया -4I3 = -5। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, मतलब है ना, अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो ये हो गया, पहला इक्वेशन है आपका -7I1 + 6I2 + 2I3 = -10। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ।
सेकेंड इक्वेशन है आपका I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन है। और ये थर्ड इक्वेशन आपका आएगा 2I1 माइनस 4I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू -5। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो जितने लूप मैंने डिसाइड किए थे उससे मैंने लूप इक्वेशन बना लिए। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल 0, ये कर लिया। हमें निकालना क्या था? करंट इन ईच ब्रांच। तो करंट इन ईच ब्रांच का मतलब हो गया कि मुझे I1, I2 और I3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू निकल जाने के बाद जैसे इस ब्रांच का करंट है I2 प्लस I3, तो अगर इन दोनों की वैल्यू पता है तो दोनों को जोड़ देंगे तो इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 इक्वेशन है, इससे आप देखो I1, I2, I3 कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अगर मैं पहले 2 इक्वेशन को देखूं सॉल्व करने का, तो इसको अलग कर लो। -7, क्या इससे क्या मिल रहा है मुझे? 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू -10। I1 प्लस 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे माइनस 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 माइनस, ये गया तो ये होगा -8I1 इज इक्वल टू -20। तो I1 आपका आ गया 20/8, मतलब 5/2 एम्पियर, है ना। तो देखो I1 हमने निकाल लिया 5/2 एम्पियर या 2.5 एम्पियर। तो यहाँ लिख दो I1 आ गया आपका 2.5 एम्पियर, ठीक। अब हम क्या करते हैं, मुझे अब I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? आप क्या कीजिए, ये I1 की वैल्यू सब में डाल दो 1 2 3, है ना। उसके बाद आपको जो इक्वेशन बनेगा ना वो सीधा I2 I3 I2 I3 I2 I3 में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अगर हम I1 की वैल्यू सब में डाल दें, ये 2.5 या 5/2, तो सारा इक्वेशन आपका I2 I3 I2 I3 I2 I3 में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ जाएंगे। अब आप कोई 2 लेकर के I2 I3 सॉल्व कर लो। I2 I3 में फिर I2 निकल जाएगा, और I2 निकल जाएगा, I1 आपको पता है तो किसी एक को यूज़ करके I3 निकाल लो, तो तीनों करंट आपको निकल जाएगा। तो मैं वैल्यू डाल देता हूँ कि वो वैल्यू आएगी कितनी। I2 आपका आएगा, इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। आपको वर्क करना ही है, आपका होमवर्क मान लीजिए 5/8 एम्पियर, और I3 आपका आ जाएगा 15/8 एम्पियर। जब ये तीनों करंट आपको मिल गया तो फिर मुझे तीनों ब्रांच में करंट बताना, सारे ब्रांच का करंट बताना है। तो इस ब्रांच का करंट सिर्फ I2 है, तो यही आंसर हो जाएगा। इस ब्रांच का करंट है I2 प्लस I3, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस ब्रांच की करंट आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम सारे ब्रांच का करंट निकाल सकते हैं। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें घर में, और भी किरचॉफ लॉ के जो क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस करो, जो भी बुक है आपके पास, है ना। और फिर मैं आगे चलूँगा, इस पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको ये किरचॉफ लॉ अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।